नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं आपका आदर्श। 23 नवंबर की तारीख सभी के जहन में थी कि 23 नवंबर को क्या रिजल्ट होने वाले हैं महाराष्ट्र चुनाव में और झारखंड चुनाव में और बिहार और भी अन्य राज्यों के उपचुनाव में। लेकिन आज की तारीख यानी 24 नवंबर को सभी को इंतजार था कि जो वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के विरुद्ध में जो आज पटना में एक मीटिंग होने वाली थी जमीयत उलेमा ए हिंद की, उसमें नीतीश कुमार जी पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार जी इसमें नहीं गए हैं और नहीं जाके उन्होंने क्या संकेत दिया है, इस पर चर्चा करने के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। आज जमीयत उलेमा हिंद की आज एक पटना में बहुत बड़ी मीटिंग थी जो वक्फ संशोधन बिल होने वाली थी उसके विरुद्ध में, और उनके जो अध्यक्ष थे मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने साफ कह दिया था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो अपना रवैया है वो सख्त करे और क्लियर करे कि मुसलमान के प्रति उनकी कितनी हमदर्दी है। और उन्होंने नीतीश कुमार को आमंत्रित किया था कि इसमें आए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए। क्या संकेत देना चाहते हैं नीतीश कुमार? देखिए, सीधा सीधा संकेत है। आप जब 24 तारीख आज ये जमीयत उलेमा की मीटिंग थी यहाँ पे बापू सभागार में जी, और इसके पहले जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मदनी साहब जो कि उसके अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ऐलान किया था कि नीतीश जी से हमारी बात हुई है और नीतीश जी ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया है। आज पटना में होते हुए भी नीतीश कुमार उस मीटिंग में, उस बैठक में नहीं गए। सीधा सीधा स्टैंड क्लियर है। महाराष्ट्र चुनाव का जो रिजल्ट हुआ जी, और इवन कि झारखंड का भी जो रिजल्ट हुआ, दोनों रिजल्ट से प्रभावित होके नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि जमीयत उलेमा का अब कोई अस्तित्व मुस्लिम पॉलिटिक्स में नहीं रह गया है। बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है वक्फ बोर्ड पे जी, एकदम क्लियर। वो कहता है कि वे संशोधन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, मुस्लिम समुदाय के लोग कितना भी कुछ कर लें, भारतीय जनता पार्टी उस कानून में संशोधन करेगी, क्योंकि बीजेपी को खूब अच्छे तरीके से पता है कि वक्फ बोर्ड किन लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है ना। तो आज की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में नहीं जाकर नीतीश कुमार ने बिल्कुल एक लकीर खींच दी, स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम बीजेपी के साथ खड़े हैं और किसी भी स्थिति में बीजेपी से अपने समर्थन वापस नहीं लेंगे। अब एक चीज़ आपको और बता दें कि इस नीतीश कुमार के इस स्टैंड से ये भी क्लियर हो जाता है, जैसे बहुत सारे हमारे पत्रकार मित्र हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे जो न्यूज़ समाचार आता है, उसमें एक बात और सामने आती है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। जी, काफ़ी सवाल हो रहे थे कि आज के दिन अगर नीतीश कुमार इस प्रोग्राम में पहुंचते हैं और तेजस्वी यादव जी भी इसमें पहुंचते हैं तो सरकार गिर सकती है। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि नीतीश कुमार कल जो रिजल्ट 23 तारीख को निकला, जी, उससे बहुत ही प्रफुल्लित हैं, बहुत ही गौरवान्वित हैं कि अब हमारी जो राजनीति है वो राजनीति जिस लकीर पे चल रही है उसी लकीर पे आगे बढ़ेगी और अब हम अपने स्टैंड को चेंज करने नहीं जा रहे हैं। तो नीतीश जी एनडीए में हैं, एनडीए का हिस्सा रहेंगे, एनडीए का हिस्सा होके ही चुनाव लड़ेंगे। चारों जगह पे एनडीए की जीत हुई। बिहार का जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव ने भी तय कर दिया कि नीतीश कुमार सबके लिए एक्सेप्टेबल है और सब कोई नीतीश कुमार को स्वीकार कर रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से, अगर स्वास्थ्य ने उनका साथ दिया, तो 2025 के विधानसभा चुनाव में भी हमको ऐसा लगता है कि फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। सर, आपने कहा कि बीजेपी इसमें संशोधन करके ही मानेगी, कोई रुकावट नहीं है, और आपने कहा कि बीजेपी को पता है कि जो वक्फ बोर्ड है उससे किसको फायदा हो रहा है। तो मतलब आपका कहना है कि मुसलमान, जो ओरिजिनल मुसलमान है, उनको फायदा ना होते हुए उनके ठेकेदारों को फायदा हो रहा है इससे? नहीं, देखिए, मुसलमान के ठेकेदारों को फायदा नहीं होता। यह है कि मुस्लिम समुदाय में भी जो ऊपर के लेवल के लोग हैं, है ना, उन्हीं लोगों को वक्फ बोर्ड से सबसे ज़्यादा फायदा है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें किसके पास हैं? जो बड़े लोग हैं उनके पास है। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो ज़मीन आपके यहाँ जो गरीब नीचे जिनको ज़रूरत है उनके पास वो ज़मीन है। वो ज़मीन तो कुछ सर्टेन हैंड में है, इसलिए वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन जो है, उस संशोधन के अगेंस्ट में नीतीश कुमार अपना कोई स्टैंड नहीं रखेंगे।
मदनी साहब ने दिल्ली जो प्रोग्राम हुआ था उसमें कहा था कि नीतीश कुमार जी अपना रवैया स्पष्ट करें कि क्या करना चाहते हैं। अगर नहीं जाके नीतीश जी ने अपना रवैया स्पष्ट कर, नहीं, अगर नहीं करेंगे तो मुसलमान फिर उनको बताएंगे। तो वो मुसलमान मुस्लिम वोट के ठेकेदार नहीं है, उनकी ठेकेदारी खत्म हो गई। आप ये मान लीजिए कि उनकी जो ठेकेदारी है वो ठेकेदारी खत्म हो गई और मुसलमानों ने भी अपना रहनुमा चुन लिया। जो उसके साथ खड़ा रहता है, जो उसके लिए खड़ा रहता है, उसको मुसलमानों ने चुन लिया। किनको? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को आज मान लीजिए कि बिहार की राजनीति में आज 2005 से नीतीश कुमार का शासन है। बिहार के मुसलमान बिल्कुल खुशहाल है, उनको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब इनके धमकी से जो वो बता रहे थे कि अगर नहीं पहुंचे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, मुसलमान बताएंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता नीतीश कुमार नहीं को। तो ये फतवा भी जारी कर देंगे तो उससे नीतीश कुमार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी मुसलमान नेताओं को अपने यहाँ बहुत तरजीह दी है ना, और मुसलमान वोट नीतीश कुमार को जाता है। आप देख लीजिए अभी यहाँ पे बेलागंज, नहीं कहाँ पे, बेलागंज में आप देख लीजिए, बेलागंज में मनोरमा देवी को मुसलमानों ने वोट दिया, नीतीश कुमार की वजह से वोट दिया। नहीं तो मुस्लिम वोट, वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार थे मोहम्मद अमजद को 17,000 वोट आया, ठीक है। और बेलागंज में जो मनोरमा देवी हैं वो उनको 73,000 वोट आया, 74,000 वोट आया। वो वोट किसका वोट था? यादवों का भी वोट था, मुसलमानों का भी वोट था। अच्छा, जदयू के जो पूर्व मंत्री थे, पूर्व सांसद है, उस मीटिंग में पहुंचे थे, इससे कोई तालमेल? देखिए क्या कि जदयू ने अपने पूर्व सांसदों को भेजा कि भाई हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ हो जाए जी, लेकिन बिल के मुद्दे पे हम आपको कोई समर्थन नहीं देंगे। फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख रहे थे कि नीतीश कुमार जो आज जमाते उलेमा हिंद की जो आज मीटिंग हुई है पटना में, उसमें नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचे थे। और क्यों नहीं पहुंचे थे, नहीं पहुंच के क्या संकेत दिए, वो हमारे एडिटर इन चीफ सर ने बताया। और आगे कुछ क्या होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।